नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में हूँ लोमेश शर्मा। आज हम हेलो एल्कीन की भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। इससे पहले हमने हेलो एल्कीन की निर्माण की विधियाँ यानी कि विरचन पढ़ चुके हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं भौतिक गुण हैं, उनमें सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड रंगीन रंगीन होते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड पीले पड़ जाते हैं। ये उनकी शुद्धता का परिचय भी होता है कि जितने भी एल्किल हैलाइड हैं शुद्ध अवस्था में ये होंगे एल्किल हैलाइड रंगीन, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ये कुछ पीले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये है इनकी प्रथम भौतिक गुण। सेकंड लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड पानी में अघुलनशील होते हैं, जबकि अल्कोहल, ईथर व बेंजीन में घुलनशील होते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या फिर जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो कार्बनिक विलायकों में ही घुलते हैं, न कि अकार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। जल जो है वो ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड जो है वो पानी में अघुलनशील होता है, लेकिन अल्कोहल, ईथर, बेंजीन जो खुद क्या है ऐसे विलायक हैं जो कार्बनिक होते हैं, तो ये इनमें ये घुल जाते हैं, जबकि जल में ये अघुलनशील होते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl गैसीय अवस्था में होते हैं, जबकि CH3I अन्य एल्किल हैलाइड द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में से आयोडीन जो है ये मिलता है आपको किस अवस्था में? ठोस अवस्था में मिलता है, ऊर्ध्वपातन गुण होता है इसका। इसीलिए CH3I जो है ये जो एल्किल हैलाइड ये द्रव या ठोस अवस्था में पाया जाता है। जलाने पर एल्किल हैलाइड हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। इसका मतलब इनकी कौन सा गुण ज्वाला परीक्षण दर्शा रहे हैं, ये जैसा कि आप लोग लैब में पढ़ते हो ज्वाला परीक्षण, तो ये इन्होंने ज्वाला परीक्षण दर्शाया है। हरी ज्वाला के साथ जलते हैं, इसको याद रखना, कंपटीशन क्लासेस में इसके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सभी एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अतः इनके क्वथनांक इनके संगत हाइड्रोकार्बनों से अधिक होते हैं। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ? ध्रुवीय प्रकृति का मतलब है कि Rx जो है इसमें से हैलोजन अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके ऊपर आता है ऋणात्मक आवेश, R के ऊपर आता है प्लस आवेश। तो कार्बन तो हो जाएगा कार्ब धनायन और हैलोजन जो है ये हो जाएगा ऋणायन, इसीलिए इसको क्या नाम दिया है? ध्रुवीय प्रकृति। फिर से पढ़ रहा हूँ, सभी एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अतः इनके क्वथनांक इनके संगत हाइड्रोकार्बनों से अधिक होते हैं। संगत हाइड्रोकार्बनों का मतलब क्या हुआ? जैसे नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है CH3F, अगर इसका संगत हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? मीथेन CH4। ठीक है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक भी बढ़ते हैं। यदि एल्किल समूह समान हों तो क्वथनांक निम्नानुसार बढ़ेंगे। अणुभार बढ़ने का मतलब क्या? अणुभार कब बढ़ेगा? जब फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ हम जाएंगे। ऊपर से नीचे आने पर आप जानते हो अणुभार में वृद्धि होती है, चाहे किधर भी जाएँ अणुभार में वृद्धि होती है। तो अणुभार के बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक में वृद्धि होती है। सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका हो गया CH3I का, इसीलिए ऊपर वाला जो भौतिक गुण था वो क्या था कि ये ठोस या द्रव अवस्था में होते हैं, जबकि बाकी के तीन क्या है? गैसीय अवस्था में मिलते हैं। बहुत अच्छा, देखिए अब इनके आगे दूसरा एक और क्या है, इनके क्वथनांकों में एक अंतर आ रहा है। देखो आप, जब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अंतर आता है, जैसा कि यहाँ दिखा हुआ है इस वाले उदाहरण में, देखिए आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अंतर आ रहा है, जबकि CH3 श्रृंखला सब में समान है। इसके अलावा नीचे वाला उदाहरण देखिए आप, सब में Cl समान है, इसमें भी Cl समान है, इसमें भी Cl समान है, इसमें भी Cl समान है, लेकिन अंतर किसका आ गया? कार्बनिक श्रृंखला का। जब समावयवियों में कार्बन श्रृंखला का अंतर आता है तो इनके क्वथनांक घटते हैं, लेकिन ऊपर वाले उदाहरणों के अंदर जब समान कार्बन श्रृंखला है लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अंतर आ गया तो क्वथनांक जो होंगे वो बढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में अणुभार में वृद्धि हो रही है, नीचे वाले में अणुभार में वृद्धि नहीं हो रही है। सबके अंदर उतनी ही कार्बन है, उतनी हाइड्रोजन है, ये समावेवी हैं एक दूसरे के। तो शाखित होने के कारण क्या होता है? शाखा बढ़ने के कारण क्या होता है? इनके क्वथनांकों में क्या होती है? कमी आती जाती है। समावयवी एल्किल हैलाइडों के शाखित कार्बन श्रृंखला युक्त एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक अशाखित से कम होता है। जैसे ये शाखा बढ़ती जाएगी इनके क्वथनांक हैं जो कम पड़ते जाएंगे। आगे बात समझ में, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट वाला समझाता हूँ। देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ क्या लिखा हुआ है? एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर आयोडीन मुक्त करते हैं ये। ठीक है, आयोडाइड क्या करेगा? आयोडीन मुक्त करेगा, एल्केन का निर्माण करेगा और आयोडीन मुक्त कर देगा सूर्य के प्रकाश में। ये एक इनका मतलब इनका परीक्षण भी है कि कोई यौगिक आयोडाइड युक्त है कि नहीं है, तो उसको आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखें, अगर उसमें से आयोडीन गैस निकलती है जो कि वॉयलेट कलर की होती है, ये इससे कंफर्म होगा कि वो जो यौगिक है वो क्या हो गया? आयोडाइड वाला हो गया। इसके बाद में यहाँ आप इसकी भौतिक जो गुणधर्म है वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त है। अब इसके आते हैं रासायनिक गुणधर्म। देखिए, रासायनिक गुणधर्मों को इसके 4 भागों में बांटा हुआ है। सबसे फर्स्ट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया याद रखना, और नाभिक स्नेही है इसका मतलब कहीं ना कहीं NU- नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं?
NU-। ये आक्रमण करता है कहाँ पर, जहाँ जिस कार्बन पर धनावेश होता है वहाँ पर। दूसरी अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया। कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रियाकारक से कोई चीज़ विलोपित होगी, हट जाएगी। धातुओं से क्रिया, ठीक है। अपचयन अभिक्रियाएँ, इनको 4 भागों में बटा हुआ है इसकी, ठीक है। नाभिक स्नेह अभिक्रियाएँ, विलोपन अभिक्रियाएँ, धातुओं से अभिक्रियाएँ और अपचयन अभिक्रियाएँ। एक एक करके पढ़ते हैं हम। सबसे फर्स्ट आती है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। देखिए ये जो इसकी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ हैं, पूरी 12वीं क्लास में जितने भी चैप्टर हैं आपकी, उनके अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभिक्रिया है वो है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पिछले 10 साल से ऐसा कोई किसी भी साल का पेपर नहीं गया है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आया हो। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, इस टॉपिक को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के पढ़ना। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसका किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन अवश्य बनता है बोर्ड के पेपर के अंदर। चाहे तो आप लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर, जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा दूँ उसके बाद ज़रूर देखना, उससे लास्ट ईयर के देखना। आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, या फिर आपके पास पढ़े हों तो आप उसमें देखना। आप नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे इसके अंदर। देखिए ये अभिक्रिया क्या होती है। एल्किल हेलाइडों, एल्किल यहाँ लिखा हुआ है, एल्किल हेलाइडों में CH बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ये आप जानते हो। हाइड्रोजन अधिक विद्युत तत्व होता है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। X की माइनस प्रेरणिक प्रभाव के कारण कार्बन परमाणु आंशिक धनावेश और हाइड्रोजन परमाणु ऋणावेशित होता है। ओके, अतः प्रबल नाभिक स्नेह अभिकर्मक NU-, ठीक है, नाभिक स्नेह अभिकर्मक कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। कार्बनों का धनावेशित नाभिक स्नेह उस पर आक्रमण करेगा, जिससे उसमें से एक हैलोजन निकल जाएगी। इसी को अभिक्रिया को बोलते हैं हम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हैलोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है ये, इसलिए इसका नाम है हैलोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, सबसे नीचे लिखें, यही कारण है कि इन अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। SN शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको हम SN का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हिंदी में बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या हुआ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये देखिए अभिक्रिया लिखी हुई है यहाँ पर, RX प्लस NU-, जो है वो नाभिक स्नेही यहाँ पर, और ये नाभिक स्नेही आक्रमण करता है RX के ऊपर। लेकिन RX में भी किसके ऊपर आक्रमण करेगा, R के ऊपर या X के ऊपर, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि नाभिक स्नेही जो है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेगा, X अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेगा, और नाभिक स्नेही सीधे प्लस वाले के ऊपर आक्रमण कर देगा। ये जो X है ये बाहर निकल जाएगा अवशेषी समूह के रूप में, और जो उत्पाद प्राप्त होगा वो होगा RNU। जो कार्बनिक श्रृंखला है वो नाभिक स्नेही जुड़ जाएगी। अब नाभिक स्नेही कौन कौन हो सकते हैं, नाभिक स्नेही? ध्यान रखना, इस अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले इस बंध के इलेक्ट्रॉन को X ने आकर्षित किया, फिर X हो गया ऋणात्मक, कार्बन के ऊपर आ गया धनावेश। इस माइनस वाले नाभिक स्नेही ने NU- ने R के ऊपर आक्रमण करके, मतलब कि कार्बनिक श्रृंखला के ऊपर आक्रमण करके, और इस बंध को तोड़ते हुए RNU- का निर्माण किया। X जो है वो अवशेष समूह के रूप में बाहर निकल गया है। इस प्रकार नाभिक स्नेही अभिक्रिया पूर्ण होती है। लेकिन यह अभिक्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को मुख्यतः 2 भागों में बांटा हुआ है, और ये दोनों भागों में से परीक्षा के अंदर कोई एक भाग जरूर पूछा जाता है। 2 मुख्य भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। देखिए ये 2 मुख्य भाग इसके कौन कौन से हैं। एक को बोलते हैं हम SN1 और दूसरे को बोलते हैं हम SN2 अभिक्रिया। ये 2 अभिक्रियाएँ हैं, किसी न किसी एक अभिक्रिया का या दोनों अभिक्रियाओं का परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इस अभिक्रिया को बहुत ध्यान से पढ़ना, इसके नोट्स बनाना, बार बार इसको लिख के देखना बिना देखे, तो आपको ये अच्छी तरह कंठस्थ होगी। कंफर्म मान के चल रही है कि इस साल भी बोर्ड के परीक्षा में इसका क्वेश्चन पक्का आएगा। देखिए आगे, इस ये जो अभिक्रिया है इसको हम सबसे पहले लिखा हुआ है इसके अंदर, एक अणुक नाभिक स्नेह। 2 प्रकार की नाभिक स्नेह अभिक्रियाएं। सबसे फर्स्ट जो अभिक्रिया है उसको हम कहते हैं SN1 अभिक्रिया। बताया मैंने आपको ऊपर, इसकी फुल फॉर्म क्या है देखो, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 1 का मतलब क्या हो, एक अणुक, फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, वो तो ऊपर से नाम चला जा रहा है। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये इस अभिक्रिया का क्या होगा, नाम हो जाएगा। ओके, देखिए यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। इसके कुछ क्या कहते हैं उसको, अभिलक्षण है इस अभिक्रिया के। इस अभिक्रिया के कुछ अभिलक्षण हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है, SN1 अभिक्रिया को अभिलक्षणों सहित समझाइए। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का या 3 नंबर का, ठीक है। सबसे पहला पद क्या है इसका, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, ठीक है। इसको आपको याद करना है। अभी हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, इसकी जो क्रियाविधि है वो देखेंगे हम, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी
कठिन है, लेकिन समझ में आने के बाद ये बहुत इजी लगेगी आपको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ढंग से इसको। देखिए सेकंड जो है वो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, पहले पद में ध्यान से देखना, पहले पद में कार्बन CH बंध का विसमाक्ष विखंडन होता है। एक नया शब्द आया जो आपको 11वीं में पढ़ाया हुआ है, विसमाक्ष विखंडन। इसका मतलब क्या होता है विसमाक्ष विखंडन का? विसमाक्ष विखंडन का मतलब है कि एक कार्बन और दूसरा हैलोजन है, इसमें विसमाक्ष विखंडन हो रहा है, यानी कि बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं, और वो कौन है? हैलोजन। तो ये जब बंध टूटता है यहाँ से, तो हैलोजन इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, और कार्बन के ऊपर आ जाता है धनावेश। इसको बोलते हैं विसमाक्ष विदलन। तो पहला पद था इसका, पहले जो वो था वो है दो पदों में पूर्ण हो रही है, दूसरा है इसमें विसमाक्ष विदलन होकर कार्ब धनायन का निर्माण होता है R+ और एक X- बनता है, इसको बोलते हैं हम हैलाइड आयन। एक बन जाएगा कार्ब धनायन और दूसरा बन जाएगा X- का निर्माण होता है। ठीक है, यह अभिक्रिया का मंद पद होता है। मंद पद का मतलब थोड़ी सी अभिक्रिया धीरे होती है, हालांकि ये अभिक्रिया मिली सेकंडों में हो जाती है, लेकिन यह अभिक्रिया का क्या होता है? मंद पद होता है। यह प्रथम पद है अभिक्रिया का, जो मंद पद है, जिसमें कार्ब धनायन का निर्माण होता है और एक हैलाइड आयन का निर्माण होता है। देखिए इनका निर्माण कैसे हो रहा है, देखिए। अच्छा एक बात और समझ लेना, यह अभिक्रिया का क्या है? मंद पद है। तो अभिक्रिया का मंद पद होता है, उसी को बोलते हैं वेग निर्धारक पद। अतः वेग निर्धारक पद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है किसी भी अभिक्रिया में, चाहे वो इसी चैप्टर की है, किसी और चैप्टर की है, किसी भी चैप्टर की अभिक्रिया है, अगर वो अभिक्रिया एक से ज़्यादा पदों में हो रही है और अगर उसका कोई मंद पद है, तो वही वेग निर्धारक पद होता है। मतलब कि वेग का निर्धारण करता है, वो उस अभिक्रिया की वेग का निर्धारण करता है, उसी को बोलते हैं वेग निर्धारण पद। ठीक है, अब देखिए आप प्रथम पद में क्या हो रहा है यहाँ पर। प्रथम पद के अंदर RH जो है वो R+ में और X- में बदल गया। ये क्या हुआ है? इसका हुआ है विसमाक्ष विदलन। ओके, कार्ब धनायन का निर्माण हो गया इसके अंदर, और ये हो गया हैलाइड आयन का निर्माण हुआ है। तो ये हो गया प्रथम पद, जिसको हमने क्या नाम दिया है? वेग निर्धारक पद। किसी भी अभिक्रिया का वेग का निर्धारण करता है वो होता है धीमा पद, इसलिए इसको मंद पद भी बोला हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अब आप देखिए नेक्स्ट, तीसरा जो इसका अभिलक्षण है वो क्या है। प्रथम पद में एल्किल हैलाइड से प्रयुक्त एल्किल हैलाइड प्रयुक्त होता है, अतः अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। देखो अभिक्रिया की दर RH की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। ये जो बीच में लिखा हुआ है आप जानते हैं समानुपाती का स्थान है। अगर RH की सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। दर का मतलब उसकी गति बढ़ेगी। ठीक है, आपने क्रियाकारक ज़्यादा ले लिया तो उसकी दर बढ़ जाएगी, आपने क्रियाकारक कम लिया तो उसकी दर कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये किस पर निर्भर कर रही है? क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, और क्रियाकारक कौन है? RH, मतलब कि एल्किल हैलाइड। अतः इस अभिक्रिया को एक अणु क्रमिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम पद में केवल एक ही क्रियाकारक भाग ले रहा है और वो है एल्किल हैलाइड, इसलिए इसको बोलते हैं एक अणु अभिक्रिया। ओके, अब आपको बात समझिए इसका नाम SN1 क्यों रखा था और उसका कारण क्या है? क्योंकि इस अभिक्रिया में केवल एक ही अणु भाग ले रहा है जो कि अभिक्रिया की दर का निर्धारण कर रहा है, वो है RH, मतलब कि एल्किल हैलाइड। आगे बस समझो आपको, इस तरीके से इस अभिक्रिया को इन भागों में बांटा हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए इसकी जो अभिलक्षण है वो क्या लिखा हुआ है। इसका नेक्स्ट अभिलक्षण क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इसका नेक्स्ट अभिलक्षण। द्वितीय पद आ गया। अब इसका द्वितीय पद में आक्रमणकारी अभिक्रमक कौन है? नाभिक स्नेही, यानी कि NU-। ये है आक्रमणकारी अभिक्रमक NU-। ये आक्रमण किसके ऊपर करेगा? धन आयन के ऊपर। और धन आयन कौन? यहाँ पर कार्ब धनायन, जो ऊपर बना था वो। तो कार्ब धनायन के ऊपर नाभिक स्नेही ने आक्रमण करके RNU- मतलब कि उत्पाद का निर्माण किया है। और ये क्या है? अभिक्रिया का तीव्र पद, मतलब कि बहुत तेज गति से होता है ये, जिससे नाभिक स्नेही तुरंत कार्ब धनायन के ऊपर आक्रमण करके और उत्पाद का निर्माण करता है। ये है अभिक्रिया का द्वितीय पद। तो प्रथम पद था वो पद धीमा पद था, जिसको हमने नाम दिया था वेग निर्धारण पद। आगे बात समझ में आपको। तो ये हो गया आपका द्वितीय पद। ठीक है, ये प्रथम पद और द्वितीय पद को आपको अच्छी तरह समझना है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए प्रथम पद में क्या हुआ था कि RH जो था उससे कार्ब धनायन और X का निर्माण हुआ, और द्वितीय पद में इसी कार्ब धनायन के ऊपर आक्रमण किया किसने? नाभिक स्नेही ने, जिससे द्वितीय पद में उत्पाद प्राप्त हो गया। ओके।